So, good morning to everyone. So, today we will discuss about the principle of virtual work जो कि सेमेस्टर सिक्स्थ में है और इसके प्रीवियस वर्क में हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि व्हाट इज कांस्टेंट एंड इसके टाइप्स पढ़े थे। चार टाइप्स के कांस्टेंट होते हैं: होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, रियोनोमस, स्क्लेरोनोमस। ठीक है, तो ये चार इनके एग्जांपल्स। और इसके बाद हम लोगों ने जनरलाइज कोऑर्डिनेट पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ेंगे, ये क्या होता है। तो मान लिया कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है ना, और वो इक्विलिब्रियम में है। देन क्या होगा, उसमें जो वर्चुअल वर्क होगा, वर्क ऑफ द एक्चुअल और अप्लाइड फोर्स, फोर्स के कारण जितना डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको वर्क बोलते हैं। फोर्स वर्क कितना क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम ओनली इफ द टोटल वर्चुअल वर्क ऑफ द एक्चुअल और अप्लाइड फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो अगर जीरो हो जाता है और उसका समेशन मतलब टोटल होल का, तो उसको बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। A system of particle is in equilibrium only if the total virtual work of the actual or applied force is zero. This is known as the principle of virtual work. इसी तरह से दूसरा होता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ये क्या होता है? अगर हमारे जो हम लोग सिस्टम में कोई कांस्टेंट इम्पोज कर रहे हैं, अगर उसके द्वारा जो वर्चुअल वर्क होगा वो अगर जीरो हो जाए तो उसको डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल बोल देते हैं। इफ वी रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ restrict ourself to the cases to the cases where, जहाँ पे the virtual work done by the constant is zero। अगर हमारे वर्चुअल वर्क जो है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट के द्वारा, अगर वर्चुअल वर्क हमारा जो हम लोग कांस्टेंट इम्पोज कर रहे हैं सिस्टम पे, अगर उसके द्वारा वर्चुअल वर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको क्या बोल देते हैं, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो इसको लिखेंगे कैसे, जीरो, देन क्या होगा, सिग्मा, मान लिया आयत है, तो एफ ए ये एक्चुअल अप्लाइड फोर्स हो गया, ठीक है, माइनस पी डॉट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पी डॉट डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, तो ये पी डॉट वेक्टर हो गया, और इनका इसके द्वारा डेल्टा आर आई मान लिया डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए। तो तो इसको बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो मतलब हमारा, अगर हम लोग फोकस करें ओनली दी कांस्टेंट इम्पोज्ड ऑन दिस सिस्टम एंड उसके द्वारा अगर वर्चुअल वर्क निकालें, अगर वो जीरो हो जाता है तो उसको डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल बोल देते हैं। ठीक है ना, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ith पार्टिकल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन द टोटल फोर्स ऑन द ith पार्टिकल क्या हो जाएगा, द टोटल फोर्स ऑन द ith
पार्टिकल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जितना हम लोग एक्सपेरिमेंटली अप्लाइड फोर्स ऑन द पार्टिकल, एक्सपेरिमेंटली या एक्सटर्नली, एक्सटर्नली applied force on the ith particle प्लस क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट, फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट ऑन दी ith पार्टिकल। ठीक है, फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट ऑन दी ith पार्टिकल। तो एफ आई मान लिया टोटल फोर्स है ऑन दी ith पार्टिकल है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए वेक्टर एक्चुअल अप्लाइड ये फोर्स हो गया, प्लस स्मॉल एफ से ये कांस्टेंट एफ सी। ठीक है, ये फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट। ठीक है, एफ आई यहाँ पे होगा, फोर्स ऑन दी ith पार्टिकल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट हो गया। ठीक है, स्मॉल एफ। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इफ वी इंट्रोड्यूस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इफ वी इंट्रोड्यूस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, मान लिया डेल्टा आर आई, डेल्टा आर आई, ठीक है ना, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सच दैट सच दैट फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट क्या हो जाए, सच दैट एफ आई सी इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर आई। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, ये इम्प्लाई हो गया एफ आई सी डॉट डेल्टा आर आई क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए। सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, देन क्या हो जाएगा हमारा, इसी को इसको भी उधर ही ले जाइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, एफ आई माइनस एफ ए आई, ठीक है, माइनस एफ आई सी। ठीक है, ये हो गया, और डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, अब इसमें एफ आई की जगह पे क्या लिख सकते हो, एम आई इंटू आर डबल आर। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को आर के टर्म में लिखेंगे तो एम इंटू आर डी, ये डबल डॉट होता है, डी टू आर अपन डी टी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो ये वेक्टर आर हो गया, या एम इंटू डी टू आर अपन डी टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख दिए। ठीक है, एम, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एम इंटू आर आई डबल डॉट वेक्टर माइनस एफ इंटू ए एफ आई फोर्स ड्यू टू अप्लाइड इंटू डॉट डेल्टा आर आई और माइनस एफ आई सी डॉट डेल्टा आर आई।
ये इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी जगह पे हम लोगों ने एम मास इंटू एक्सेलरेशन रख दिया। एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू आर डबल डॉट आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन क्या रखा था कि ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ड्यू टू कंडीशन रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन हम लोगों ने क्या लगाया यहाँ पे कि ये टर्म फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट हमारा जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म। ठीक है, ये वाला, ये सी वाला। तो ये बचा क्या, तो इसको अगर समेशन फॉर्म में लिख देंगे, ith पार्टिकल के लिए m इंटू आर आई डबल डॉट माइनस एफ आई इंटू एक्चुअल फोर्स डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी को क्या बोल देते हैं, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल बोल देते हैं। ठीक है, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल बोल देते हैं। तो ये जो इक्वेशन बन के आई, ये उसी का इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि एफ आई की जगह पे हम लोगों ने कैसे ये लिखा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। अब हम लोग डेराइव करेंगे व्हाट इज लैग्रेंज इक्वेशन। लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म। लैग्रेंज इक्वेशन, तो इसका जनरल फॉर्म जो है डी बाई डी टी दी जनरल फॉर्म ऑफ Lagrange's equation is d by dt of del L upon del Q J dot minus del L upon del Q equal to 0, where L इक्वल टू क्या होता है, T माइनस वी। T क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस इज फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। दिस इज फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। अगर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या होगा, फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंज इक्वेशन क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू क्यू जे। राइट हैंड साइड पे क्यू जे जनरलाइज फोर्स है।
ठीक है। तो ये फॉर लैग्रेंज इक्वेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। यहाँ पे टी क्या है, वेयर टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए राइट हैंड साइड पे हमारा फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला टर्म। और वहाँ पे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ वी, जो फोर्स को, एक्चुअल फोर्स को माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछले उस पे, पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, पी वी पोटेंशियल, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, जो कि ये माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी होता है फोर्स, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव के लिए अगर ये हो जाएगा तो उसी से हम लोग का डेराइव होके आया है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ रहा है, जिसको हम लोग एल को लैग्रेंजियन बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एल क्या है, लैग्रेंजियन। ये होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों में हम लोग कैसे सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन क्या होता है, L is known as Lagrangian function, L is known as Lagrangian function, or simply R simply Lagrangian and is defined as the difference between total kinetic energy and potential energy, potential energy of the system. So L is a function of Q, Q dot एंड टी, मतलब तीन का ये फंक्शन होता है, क्यू, क्यू डॉट एंड टी। और इसी से हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है। सो इट इज ए फंक्शन ऑफ, इट इज ए फंक्शन ऑफ क्यू। क्या हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्यू क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ठीक है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट, फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। क्यू क्या हो गया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया। क्यू डॉट क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, जिस तरह से डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम, एंड टाइम। इट इज ए फंक्शन ऑफ दिस जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम एज ए पैरामीटर, ठीक है। तो अब जनरलाइज मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे, मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम को पी आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पी आई इक्वल टू डेल एल अपान डेल क्यू आई डॉट, ठीक है। अब इसको
लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? द जनरलाइज मोमेंटम, द जनरलाइज्ड मोमेंटम corresponding to corresponding to corresponding to the generalized coordinate, generalized coordinate q, ठीक है, is defined as is defined as the quantity del L अपॉन del Q डॉट। तो इसी को बोल देते हैं जनरलाइज मोमेंटम, ठीक है। अब व्हाट इज साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट? साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है? अगर कोई कोऑर्डिनेट अगर उसमें उस फंक्शन में अब्सेंट है तो उसको बोल देते हैं साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इफ द लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम, इफ द लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम is not a function of a given coordinate qi, then coordinate qi is said to be cyclic or ignorable such that in such case क्या होगा? डेल एल अपॉन डेल क्यू आई क्या होगा? 0 हो जाएगा। इस केस में ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। एग्जांपल, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को लेते हैं, ठीक है। इसमें L क्या होता है? हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्लस k बाई आर पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस k बाई आर। तो इसमें हियर थीटा इज साइक्लिक इन L। यहाँ पे थीटा नहीं, थीटा डॉट है, थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी है, ठीक है। तो यहाँ पे हियर थीटा इज साइक्लिक इन L, देयरफॉर क्या होगा? डेल एल अपॉन डेल थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी, तो ये टर्म थे बेसिकली, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं जनरलाइज थ्योरम फॉर जनरलाइज मोमेंटम, कंजर्वेशन थ्योरम फॉर जनरलाइज मोमेंटम,
ठीक है ना, तो ये एग्जांपल हो गया। अब कंजर्वेशन थ्योरम, कंजर्वेशन थ्योरम फॉर जनरलाइज्ड मोमेंटम। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो हमारी बेसिक इक्वेशन क्या है, द लैग्रेंजेज इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल टी माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू वाई क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लैग्रेंजेज इक्वेशन है। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू यहाँ पे क्या है, हियर इफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आई इज साइक्लिक, इफ द क्यू आई इज साइक्लिक हो जाए, साइक्लिक, देन क्या होगा, डेल एल अपॉन डेल क्यू आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू वाई डॉट, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये इम्प्लाई क्या करेगा, ये टी है, ठीक है ना, तो डेल एल अपॉन डेल क्यू आई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, देखो डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट को यहाँ पे क्या बोल देते हैं, पी आई, पी आई डॉट मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो मोमेंटम हमारा कंजर्व होता है। ठीक है, यहाँ पे ये पी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब कंजर्व्ड हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे जनरलाइज एनर्जी। तो आज जो हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसको जस्ट क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसका अप्लाइड फोर्स जो होगा वो अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर वो 0 हो जाता है तो उसको बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक समेशन फॉर्म में लिखा है ith पार्टिकल के लिए, ये फोर्स है ड्यू टू एक्चुअल या अप्लाइड फोर्स, और इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई है। तो अगर ये टर्म 0 हो जाता है तो उसको बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इसी तरह से दूसरा टर्म है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। अगर हम लोग फोकस करें ओनली, अगर हम लोग फोकस करते हैं कि जो सिस्टम में हम लोगों ने इम्पोज किया है कांस्टेंट, तो उसके द्वारा अगर हम लोग का वर्चुअल वर्क अगर 0 हो जाता है तो उसको बोल देते हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो अगर इफ वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू द केसेस वेयर द वर्चुअल वर्क डन बाय द कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट अगर 0 हो तो उसको डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल बोल देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के लिए हम लोगों ने, तो टोटल फोर्स क्या होता है, जितना हम लोग एक्सटर्नली अप्लाइड करते हैं, फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट। ठीक है ना, तो दोनों को ये ऐड कर दिया। ठीक है ना, अब इनको एक एक तरफ ले जाइए तीनों को, और जस्ट इनको अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, बट कंडीशन ये है कि हम लोग जो वर्चुअल वर्क डन बाय द कांस्टेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक कांस्टेंट रखा हुआ है कि ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। तो ये टर्म अगर 0 हो जाएगा तो ये बचेगा क्या, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो बन के आएगी, अगर फोर्स की जगह पे मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन की जगह पे आर डबल डॉट लिख सकते हैं। ठीक है ना, डी डबल डॉट का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने समझाया है उस चीज़ को कि 2 बार अगर डिफ्रेंशिएट कर दोगे टाइम के साथ तो वो डबल डॉट हो जाता है। 1 डॉट का मतलब 1 बार डिफ्रेंशिएशन, 2 डॉट का मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, 3 डॉट का मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती, यही हमारा कहलाता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। इसके बाद आता है लैग्रेंजेज इक्वेशन। हम लोगों ने देखा कि इसका लैग्रेंजेज इक्वेशन क्या होता है, तो जनरलाइज लैग्रेंजेज इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, तो डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू जे माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट, और यहाँ पे सिंपल है,
कोई कोई डॉट नहीं, ठीक है। तो अगर ये जीरो हो जाए तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एल क्या है, एल हमारा लैग्रेंजियन है, जो कि डिफरेंस होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अब यही अगर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अगर देखा जाए तो डी बाई डी टी ऑफ डेल बाई डेल टी अपॉन डेल क्यू जे माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट इक्वल टू क्या हो जाए, अगर क्यू जे हो जाए तो ये क्या करता है, यहाँ पे क्यूजे क्या है, यहाँ पे जनरलाइज फोर्स है, ठीक है। तो ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, जो इसमें इक्वेट टू जीरो नहीं है, उसमें इक्वेट टू जीरो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशियल पढ़े कि व्हाट इज लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। और ये फंक्शन होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम एज ए पैरामीटर। तो ये तीन का फंक्शन होता है, ये हम लोगों ने डिफाइन किया। अब इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं। तो जनरलाइज मोमेंटम को हम लोग डेल एल अपन डेल क्यू डॉट अगर होगा, डॉट यहाँ पे सिंपल क्यू नहीं है, इसके क्यू डॉट का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट अगर हो जाए तो जनरलाइज मोमेंटम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है लैंग्वेज फॉर्म में, ठीक है। अब व्हाट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अगर कोई कोऑर्डिनेट अगर उस लैग्रेंजियन में एब्सेंट है तो उसको साइक्लिक या इग्नोरेबल बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया, इफ द लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम इज नॉट फंक्शन ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट देन क्यू इज सेड टू बी क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। अगर क्यू आई कोऑर्डिनेट नहीं है लैग्रेंजियन का, ठीक है ना। तो ये मान लिया अगर क्यू आई नहीं है तो डेल एल अपन डेल क्यू क्या हो जाएगा, सिंपली जीरो हो जाएगा। तो यहीं पे हम लोगों ने एक देखा एग्जाम्पल कि सेंटर फोर्स प्रॉब्लम में हम लोग का ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टर्म है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि थीटा डॉट है, आर डॉट है, ठीक है, और थीटा डॉट है, आर और आर डॉट इसमें दोनों में है, तो ये साइक्लिक नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डॉट है केवल, थीटा नहीं है, थीटा, और तो थीटा नहीं है, तो अगर थीटा नहीं है तो ये साइक्लिक क्या हो गया, थीटा इज साइक्लिक इन दिस इक्वेशन। तो ये अब्सेंट है जो कि एल में, इसलिए डेल एल अपन डेल थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब चलते हैं कंजर्वेटिव थ्योरम फॉर जनरलाइज मोमेंटम की बात करते हैं। तो हम लोग सिंपली लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ले लिए। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा क्यू जो है वो साइक्लिक हो जाए, तो साइक्लिक अगर हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा हमारा क्या, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपन डेल क्यू आई क्या हो जाएगा, ये भी इक्वेट टू जीरो हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा, जीरो का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल एल अपन डेल क्यू आई को हम लोगों ने उस पर देखा था कि क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये सिंपली मोमेंटम हो गया। तो ये बचा क्या हमारा, तो ये हमारा ये डेल एल अपन डेल क्यू आई डॉट को हम लोग मोमेंटम लिख सकते हैं। तो ये हमारा मोमेंटम बेसिकली कंजर्व हो गया। अगर कंजर्वेशन थ्योरम फॉर उसके जनरलाइज मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम हमारा हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी, जो कि थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।